तो यूपी की सियासत में जोर आजमाइश तेज हो गई क्योंकि वोटिंग का वक्त नजदीक आ रहा है, सियासी पारा चढ़ चुका है और ऐसे में हमारी टीम कानपुर पहुंची। कानपुर शहर के तमाम बातों को हमने खंगाला कि आखिर वहां क्या मुद्दे थे, क्या जनप्रतिनिधियों की सोच थी और जनता किन मुद्दों पर वहां वोट करेगी। कानपुर के सियासी समीकरणों को समझना इसलिए भी बहुत जरूरी था क्योंकि पूर्वांचल का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब किसी शहर की तुलना अगर मैनचेस्टर से हो जाए, आप समझिए कि वो शहर कितना अपने आप में विकसित होगा या कितनी संभावनाओं को समेटे हुए होगा, क्योंकि औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्र है कानपुर। वहां पर हमने समझने की कोशिश की कि इस बार जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, खासतौर पर व्यापारी वर्ग के, वो किस तरफ जा रहे हैं। क्या वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत दर्ज करवाएंगे? कल जो पूरी चर्चा हुई वो इस मुद्दे पर हुई कि क्या यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो हावी रहने वाले हैं या स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हैं। क्योंकि अनूप, जो सवाल हमने पूछे वो हमने इस तौर पर भी पूछे कि गंगा आखिर साफ क्यों नहीं हुई। सवाल हमने ये भी पूछे कि व्यापारियों का भला क्यों नहीं हुआ और क्या स्मार्ट सिटी के लिए सरकारें वहां पर कर पाई हैं। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत भी हुई और 10 विधानसभा सीटें हैं कानपुर शहर की, बेहद बड़े ये सीट भी है और 10 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि 2 सीटें सपा और 1 कांग्रेस के हाथ में है। लेकिन इस बार यहाँ समीकरण थोड़ा अलग नजर आ रहा है, अलग अलग जातिगत समीकरण हर सीट पर है और ये भी कहा जा रहा है कि जो पार्टियों ने अपने कैंडिडेट यहाँ उतारे हैं, इसी पार्टी विशेष, जाति विशेष को देखते हुए यहाँ कैंडिडेट का चुनाव किया गया, इसीलिए यहाँ पर लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। अच्छा, जब सवाल पूछा गया कि क्या असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी तो ये कह रही थी कि ये तो बी टीम है, तो यानी इसका फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी तो ये मानकर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को होगा। और ऐसे में उन तमाम सियासी समीकरणों का क्या होगा जो राजनीतिक पार्टी अपने आप बना चुकी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री लेट हुई है। वो कहते रहे पहले से कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कितनी स्ट्रेंथ के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भागीदारी संकल्प मोर्चा वो बना चुके हैं। ऐसे में 3 दल एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कितना डेंट करेगा वो भी दरअसल हमने कल समझने की कोशिश की। और बिल्कुल देखिए, एक सीट ऐसी भी है जो बीजेपी का गढ़ जिसे माना जाता था, लेकिन यहाँ बीजेपी पिछली बार लूज कर गई, यानी हार हो गई बीजेपी की। अब उस सीट पर वापस बीजेपी काबिज होना चाहती है और काबिज होने के लिए एक अलग रणनीति बनाई गई। एक सीट, दूसरे सीट के उम्मीदवार को वहां से खड़ा कर दिया गया। ये कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का हो सकता है, पुरानी सीट पर वो काबिज हो सकती है, उन्हें जीत मिल सकती है। इस पर भी बातचीत की हमने। अच्छा, जो सबसे अहम बात थी यहाँ पर वो ये कि चूंकि ये व्यवसायिक क्षेत्र है और यहीं से सतीश महाना आते हैं, जो कि महाराजपुर से विधायक हैं और इस बार वहीं से इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी है, तो उनके ऊपर ज्यादा दारोमदार होगा कि वो अपनी सीट तो बचाएं, लेकिन उसका एक प्रभाव भी अपने आसपास की सीटों पर डालें, ताकि वहां की जनता जो है वो उन्हें देखते हुए, उनके विकास को देखते हुए बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। तो उनकी साख भी सीधे तौर पर कानपुर में दांव पर रहने वाली अनूप इस बार। देखिए, सतीश महाना की बात हुई, अनुराग, तो ये बताना जरूरी है कि चमड़ा उद्योग के नाम से फेमस है, पूरब का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चमड़ा उद्योग बंद होने के कगार पर है। तो ये अब सवाल भी उठने लगे कि अगर सतीश महाना यहाँ के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी थी कि आखिर इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया। ये सवाल कांग्रेस और सपा के उम्मीदवार भी यहाँ पर उठाते रहे। कुल मिलाकर जो कल हमने शो को वाइंड अप करते हुए कहा, वो अभी भी कहेंगे कि जनता को तय करना है और जनता ये बताएगी कि आखिर किसने कितना काम किया। लेकिन हमारे इस वीडियो में केवल इतना ही। कारवा अनूप ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। और अगर आपने कू ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कू ऐप को डाउनलोड करें आप, और रिपब्लिक भारत को कू ऐप के जरिए फॉलो भी करें आप। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।